हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब खैरियत, सब ठीक ठाक है ना। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करते हैं कोलाइडी विलयन का अगला जो टॉपिक है वो है कोलाइडी विलयन का स्कंदन या अवक्षेपण। तो स्कंदन या अवक्षेपण जानने से पहले मैं चाहता हूँ, बहुत दिन हो गया, मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। आप लोग तीसरी चौथी क्लास में होंगे तो पढ़े होंगे, हमें ख्याल है कि हम लोगों ने इसको संस्कृत में पढ़ा हुआ था। कहानी शुरू होती है कि एक जंगल में एक साधु था, अपने ध्यान में मग्न था। तब तक क्या हुआ कि एक चूहा कहीं से भागते भागते आया और देखा कि चूहा इसलिए भाग रहा है कि उसके पीछे बिल्ली लगी हुई है। एक्चुअली बिल्ली को भूख लगा हुआ था, उसे झपटो मारो कुछ काम चले। तुरंत साधु दयालु प्रकृति का, उन्होंने कमंडल से पानी निकाला और चूहे पर फेंका और कहा कि तुम भी बिल्ली हो जाओ। तुरंत चूहा बिल्ली हो गया। जब बिल्ली हो गया तो देखा कि बगल का कुत्ता लग गया उसके पीछे। ये तो अजीब बात हो गई। कुत्ता अब उसको पीछा कर रहा है कि इसको मार डालना है, खा जाना है। फिर साधु कमंडल से पानी निकाला और तुम भी जाओ भाई, कुत्ता हो जाओ। अब वो बिल्ली पुनः कुत्ता हो गई। जब कुत्ता हो गया वो, तो क्या हुआ, तब तक एक शेर उस पर अटैक किया। शेर ने जब अटैक किया तो क्या किया कि फिर साधु ने कमंडल, उनके पास पता नहीं पानी वो कौन सा था, पानी अगर मिल जाए ना आज हम लोगों तो कमाल हो जाए। उन्होंने पानी निकाला, फिर फेंका, भाई तुम शेर हो जाओ। शेर हो गया। अब शेर हो गया, अब तो जंगल का राजा हो गया। अब क्या हुआ, एक दिन उस शेर के दिमाग में आया कि ये बुढ़ऊ करता क्या है यहाँ, इसी पे अटैक करो। और उस शेर ने उस साधु पे अटैक करने की कोशिश किया। तब तक उसके पास वो कमंडल वाला पानी वहीं में मौजूद था। उसने तुरंत निकाला और कहा पुनर्मुस्को भव, फिर से चूहा हो जाओ। और वो चूहा हो गया शेर। मज़ा नहीं आया कहानी में। इसका एक दूसरा एक्चुअली मकसद है, मैं क्यों आपको ये कहानी सुना रहा हूँ। छोड़िए इस कहानी को, एक दूसरी कहानी आपको बताते हैं। ये तो सुनी सुनाई हुई कहानी थी। एक व्यक्ति है और कमाने के लिए बहुत ही तंगी से, गरीबी से जूझ रहा था। और वो लेकिन अच्छे स्वभाव का था, बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का था। कमाने के लिए शहर निकला। जब शहर गया तो वहाँ देखा कि कुछ बढ़िया से सेटिंग उसका हो नहीं रहा है। तो पुनः गांव की तरफ, लॉकडाउन में वहाँ से निकलना चला अपने गांव की तरफ हो। लेकिन रास्ते में क्या हुआ, एक पेड़ के नीचे जब रुका तो उसको पूरा एक खजाना मिला, एक समझिए कि बोरा, एकदम 2000 नोट मिला। अब क्या था, अब तो वहाँ से चला, गांव पे आया, जमीन जायदाद घर द्वार खरीदा और उसके स्वभाव में परिवर्तन हो गया। जैसे उस चूहा शेर होते उसके स्वभाव में परिवर्तन हो गया, उसी तरह से उसके स्वभाव में व्यक्ति जो दयालु था, बहुत ही अच्छा इंसान था, अब वो घमंडी हो गया। अब सोचिए स्टूडेंट्स, यहीं पर पॉइंट्स है जहां मैं आपको ध्यान देना चाहता हूं। ये कहानी नहीं से मैंने बना दिया बात कि अगर किसी भी वजह से उस व्यक्ति के पास जो पैसा आ गया, उसी पैसे की वजह से वो उसके पास घमंड आ गया। अगर उस घमंड हटाना चाहते हैं तो सबसे पहला काम करना होगा, उससे वो पैसा हटाना होगा। क्योंकि पैसा ही उसके घमंड का, उसके दुर्व्यवहार का कारण है। उसके पहले तो वो ठीक ठाक था। तो अगर वो पैसा हटा दिया जाए तो व्यक्ति फिर पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा, एक अच्छा इंसान हो जाएगा। ये बात अगर आप समझ ले रही है तो आइए अब यहाँ, आपका इतना समय मैंने बर्बाद किया। कोलाइडी जो विलयन होते हैं ना स्टूडेंट्स, अस्थाई होते हैं। और स्थायी होने के ठीक इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि स्थायी होने का कारण क्या है, कोलाइडी कणों पर आवेश। ध्यान दीजिएगा, ये कुत्ता बिल्ली वाली बात आ गई। कोलाइडी विलयन अस्थाई है। अस्थाई होने का कारण क्या है, कोलाइडी कणों पर आवेश। अगर किसी भी विधि द्वारा कोलाइडी कण के आवेश छीन लिया जाए तो अस्थाई होगा। कोलाइडी कण आपस में जुड़ेंगे और जाकर के पेंदी पे बैठ जाएंगे, जिसका नाम हो जाता है अवक्षेपण या स्कंदन। सिंपल सा बात है। यही एक लाइन समझाने के लिए इतनी बात कर दिया हमने। तो बात करते हैं फिलहाल द्रव विरागी कोलाइडी विलयन। लिखते हैं इसके बारे में स्टूडेंट्स, द्रव विरागी
कोलाइडी विलयन के अस्थाई स्टेबिलिटी अस्थाई होने का कारण, ये उधर वाला हिस्सा है, अस्थाई होने का कारण कणों पर समान प्रकृति का आवेश होना। यहाँ तक तो पिछले वाले वीडियो में ही समझा है आपने, समान प्रकृति का आवेश होना। और जो मैंने आपको कहानी सुनाया स्टूडेंट सब वो सोचिए, आवेश होना क्यों हमने सुनाया आप। द्रव विरागी कोलाइडी विलयन के अस्थायी होने का कारण क्या है, तो कणों पर समान प्रकृति का आवेश होना। अब आइए, अगर किसी भी मेथड से कोलाइडी कण के आवेश हटा दिए जाएं, यदि किसी भी विधि द्वारा कोलाइडी कणों आवेश को हटा दिया जाए तो क्या होगा, बोलिए। तो कोलाइडी कण आपस में जुड़ जाएंगे, जुड़कर थक्का बना लेगा, जैसे ब्लड क्लॉट कर जाता है ना, थक्का बना लेता है, जुड़कर थक्का बना लेंगे और पात्र के पेंदी पर जाके क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। पात्र के पेंदी पर बैठ जाएंगे। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, स्कंदन या अवक्षेपण। कोगुलेशन या अवक्षेपण कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, कोई भी विधि हो, आपको आवेश हटा लेना है, तो आवेश हटाने के 4-5 विधियां हैं। उन विधि को संक्षेप में लिख रहा हूं और आपको बता रहा हूं। पहले आप इतना नोट करिए, फिर देखते हैं कि कैसे आवेश हटा सकते हैं आप। देखिए स्टूडेंट्स, कैसे आप कोलाइडी विलयन को स्कंदित करेंगे, तो लिख देता हूं मैं। कोलाइडी विलयन कोलाइडी विलयन को स्कंदित करने की विधियां, बहुत सारी विधियां हैं। विधियां 1 नंबर में मैं संक्षेप में लिख रहा हूं, वैद्युत कण संचलन। याद करिए, कभी हम लोगों ने सुना पढ़ा हुआ है ये वैद्युत कण संचलन। मैं आपको याद दिला दूं स्टूडेंट्स, हम लोग इसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं और हमने आपको पढ़ाया हुआ है इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे वैद्युत कण संचलन से। तो आप याद करिए, कोई यू आकार का ट्यूब होता है, यू आकार के ट्यूब में क्या करते हैं आप, अशुद्ध कोलाइडी विलयन भर दिया जाता है और फिर उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, प्लस वाला और एक माइनस वाला, और फिर क्या करते हैं, उसको जोड़ देते हैं बैटरी से।
तो इसमें जो भी आवेशित कण होते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर इसमें नेगेटिव आवेश है तो नेगेटिव आवेश कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ बढ़ जाएगा, और जैसे ही उस पर जाएगा बस सारा आवेश क्या हो जाएगा, इसका खत्म हो जाएगा, और आवेश खत्म होने का मतलब उसका अवक्षेपण हो जाएगा। तो वैद्युत कण संचलन के द्वारा। दूसरा देखिए, अगर दो आपके पास कोई कोलाइडी विलयन है और दोनों विपरीत आवेश वाला है, वो धनावेशित है वो ऋणावेशित, अगर दोनों को समान मात्रा में समान अनुपात में मिला दे तो क्या होगा, इसका धन उसके ऋण को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा ना। तो विपरीत आवेश वाले दो कोलाइडी विलयन को समान अनुपात में मिलाकर अगर आप मिला देते हैं तो भी हो जाएगा। आप ऐसे समझिए, आपके पास एक कोलाइडी है और ये सब जो है ये मान लीजिए कि नेगेटिव वाला है, सब पर नेगेटिव है, इससे जो अधिशोषित आवेश होता है वही ना आवेश होता है, ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव सॉल्व। इसको आपने क्या किया, एक पॉजिटिव सॉल्व में मिला दिया, ये सब पॉजिटिव है। ध्यान इतना ही रखना है कि बराबर अनुपात में मिला दिया। तो जैसे ही आपने इसको मिलाया तो इसके पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, और नष्ट कर देने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, अस्कंदित हो जाएगा, ये उदासीन हो जाएगा। और जैसे उदासीन होगा तो अस्कंदन हो जाएगा। तीसरा देखिए तरीका, स्टूडेंट्स आपको याद है डायलिसिस में हमने क्या बताया था आपको कि अशुद्धियां निकालना, लेकिन उसी दरमियान मैंने आपको बताया था कि कोलाइडी विलयन में थोड़ा बहुत वैद्युत अपघट के रूप में अशुद्धि का होना जरूरी होता है, क्योंकि वह अशुद्धियां ही तो उसको अस्थायी बनाती हैं। तो लंबे समय तक डायलिसिस करते रह जाइए, तो जितनी भी उसमें इलेक्ट्रोलाइट थी वैद्युत अपघट्य होंगी वो सब निकल जाएंगे। जब वैद्युत अपघट्य ही निकल गई इसमें, तो फिर यहाँ से आवेश ही खत्म हो गया था, तो अपने आप ही वो सेटल डाउन हो जाएगा ना। तो लंबे समय तक डायलिसिस करने के बाद, लंबे समय तक डायलिसिस कर के भी सभी इलेक्ट्रोलाइट को कोलाइडी विलयन से निकालकर, आप समझ गए, लंबे समय तक अगर आप डायलिसिस करते रहिएगा तो उसमें की सारी अशुद्धियां सभी वैद्युत अपघट्य निकल जाएंगे, और वैद्युत अपघट्य निकल गया इसका मतलब क्या हो गया, वो फिर से कोलाइड आपका विलयन सेटल डाउन हो जाएगा। और देखिए दूध है आपके पास, चाय नहीं बनाना है, उसमें तो से नींबू निचोड़ दीजिए, वो दूध क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो दूध एक प्रकार का कोलाइडी विलयन हुआ, नींबू उसमें से आपने वैद्युत अपघट्य मिला दिया, इलेक्ट्रोलाइट हुआ है ना उसमें, तो वैद्युत अपघट्य मिला दिया। इसका मतलब होता है कि वैद्युत अपघट्य केवल मिला देने से भी कोलाइडी विलयन का क्या हो जाता है, अवक्षेपण हो जाता है। वैद्युत अपघट्य मिलाकर, वैद्युत अपघट्य मिलाकर आप इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर दीजिए पर्याप्त मात्रा में, और फिर देखिए क्या हो जाता है वो, तो अवक्षेपण हो जाएगा। चलिए एक और लिखते हैं, कोलाइडी विलयन को अगर आप उबाल दीजिए
तो उबालने से क्या होता है कि जो कोलाइडी कण अधिशोषित जो आवेश होते हैं ना, इस परिक्षेपण माध्यम के रगड़ से ये क्या हो जाते हैं, या तो कम हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। तो जैसे ही आवेश खत्म हो जाता है, अधिशोषित आवेश, वो तुरंत क्या हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। तो उबाल करके, बॉइलिंग करके, उबाल करके भी आप कोलाइडी विलयन को क्या कर सकते हैं, तो अवक्षेपित कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स विधि है जिसे आप कोलाइडी विलयन को क्या कर सकते हैं, अवक्षेपित कर सकते हैं, उनको पेंदी पे जाके बैठा सकते हैं, माने कोलाइडी विलयन को नष्ट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। आप इसे नोट करिए। और उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हार्डी-सोल्जे लॉ के बारे में। आइए स्टूडेंट्स समझते हैं हार्डी-सोल्जे लॉ क्या है और कोलाइडी विलयन के स्कंदन से इसका क्या संबंध है। तो हार्डी और सोल्जे, दो साइंटिस्ट, इन लोगों ने यह जानने की कोशिश किया कि कोलाइडी विलयन में जब वैद्युत अपघट्ट मिला देते हैं तो उसका स्कंदन क्यों हो जाता है। तो अपने रिसर्च से इन दोनों साइंटिस्ट ने पाया कि जो आप वैद्युत अपघट्ट मिलाते हैं तो वैद्युत अपघट्ट में तो आवेश है, तो जो आवेश है वो धन आयन और जो ऋण आयन है, उसमें धनायन या ऋणायन की जो वैलेंसी है वो जितनी ज़्यादा है उतनी ही विपरीत आवेशित सॉल को क्या कर देता है, तो उसको स्कंदित कर देता है। तो सिंपल सा इन लोगों ने कहा, देखिए मैं लिखता हूं और फिर उदाहरण से समझा रहा हूं। स्कंदित करने वाले आयन वाले आयन नो की वैलेंसी जितनी अधिक होती है उसमें स्कंदन की क्षमता उतनी ही अधिक होती है, उसमें स्कंदन की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। इसको ऐसे समझिए स्टूडेंट्स, कोई ऋण आवेशित कोलाइडी सॉल है, किसी ऋण आवेशित कोलाइडी सॉल, अच्छा ध्यान रखिए, जब ऋण आवेशित कोलाइडी सॉल है तो स्कंदन के लिए बताइए, इसमें जो धनावेशित कौन स्कंदित करेंगे कि ऋणावेशित। जब ऋणावेशित तो जाहिर से धनावेशित करेंगे। ऋणावेशित कोलाइडी सॉल को स्कंदित करने वाले आयनों की क्षमता का क्रम। कोई भी ऋण आवेशित है, जरा देखिए, एल्युमिनियम 3+ है, ये Mg2+, इसकी वैलेंसी 3, वैलेंसी 2, Na+। तो जैसे जैसे ये वैलेंसी बढ़ेगा उतना ही, अगर कोई आपके पास आयन है जिसके 4+ हैं तो वो ऋण आवेशित को और जल्दी क्या कर देगा, अवक्षेपित कर देगा। उसी तरह से अगर आपके पास कोई धनावेशित कोलाइडी विलयन है, किसी धनावेशित कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित करने वाले आयनों की क्षमता का क्रम
जरा देखिए क्या क्रम हो सकता है। ये है धनावेशी, तो जाहिर सा है इसको स्कंदित करने वाले जो आवेश होंगे वो कैसे होंगे, तो ऋणावेशित होंगे। तो जैसे मान लीजिए PO4 माइनस है और 3 माइनस है, SO4 है, इसके बाद 2 माइनस है, Cl माइनस है। इसका मतलब इस पर ज़्यादा आवेश है तो ये जल्दी करेगा। अगर आपके पास कोई ऐसा आयन है जिस पे 3 से भी ज़्यादा ऋणात्मक आवेश है तो धनावेशित को और जल्दी कर देगा। जैसे देखिए FeCN6 ऊपर है 4 माइनस। इसका मतलब हो गया कि अगर ये चारों आयन को किसी बारी बारी से किसी 4 गो कोलाइडी विलयन में धना में डाल दिया जाए तो सबसे पहले स्कंदित ये कर देगा। इस पे 4 आवेश है ना, मतलब 4 गो धनायन को अकेले एक आयन इसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। यहाँ देखिए ऋणावेशित अगर कोई कोलाइडी विलयन है तो इसका एक आयन Al3+ का 3 गो आवेश को न्यूट्रलाइज करेगा ना, 3 गो धनायन ऋणायन को न्यूट्रलाइज करेगा, इसलिए जल्दी करेगा। तो इस तरह से हार्डी-सुलजे ने देखा कि अलग अलग जो वैद्युत अपघट्य होते हैं वो अलग अलग कोलाइडी विलयन को अलग अलग समय में स्कंदित करते हैं, और इस तरह से उन लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि स्कंदित करने वाले जो आयन है उसकी वैलेंसी जितनी ज़्यादा है वो उतनी ही जल्दी स्कंदन करता है। और इस तरह से एक रूल बन गया जिसका नाम रखा गया हार्डी-सुलजे लॉ है। सिंपल सा है, स्कंदित करने वाले आयन की संयोजकता जितनी ज़्यादा होगी वह उसका स्कंदन उतनी ही तेज गति से होगा। और इसी टॉपिक के साथ आज का ये लेक्चर खत्म होता है। स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।